चलिए स्टार्ट करते हैं। वोल्टा क्लासेस का नीट का ये टेस्ट सीरीज़ का पेपर है। और आपको पता है कि वोल्टा का जो नीट का टेस्ट सीरीज़ का पेपर होता है, सबसे ज़्यादा पूरे इंडिया में आप कोई सा भी टेस्ट दे रहे हैं, सबसे ज़्यादा रिलेवेंट और तगड़े क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन आपको मिलेंगे तो वोल्टा के टेस्ट सीरीज़ के अंदर मिलेंगे। यहाँ पे हम लोग पेपर ऐसे सेट करते हैं, ऐसे क्वेश्चंस रहते हैं जो आपको हर क्वेश्चन सोचने पर मजबूर कर देगा। पुराने घिसे पिटे क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे, आपको बिल्कुल नए क्वेश्चंस मिलेंगे और ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जो आपको कुछ सिखा करके जाएंगे। सिर्फ रटे रटाए क्वेश्चंस यहाँ पर नहीं, सिखाने वाले क्वेश्चंस मिलते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं, जल्दी जल्दी क्वेश्चन से करते हैं। आज कोशिश करेंगे कि पूरे 45 क्वेश्चन इस पेपर ये कर लें। पहला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है अ ब्लॉक ऑफ मास m इज प्लेस्ड ऑन ब्लॉक ऑफ मास कैपिटल M। यहाँ पर ये फिगर बना हुआ है, यहाँ पर बोल रहा है कैपिटल M मास का जो ब्लॉक है इसके ऊपर एक स्मॉल m मास का ब्लॉक रखा हुआ है। और बोला जा रहा है कि ये जो इंक्लाइंड प्लेन है, इंक्लाइंड प्लेन फिक्स है। टू ब्लॉक सिस्टम इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, पहले ये रुका हुआ था, रेस्ट से आपने रिलीज कर दिया। अब स्टेटमेंट दिया हुआ है, पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कि वॉट एवर बी द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बोथ ब्लॉक्स between both blocks, the magnitude of friction between both blocks will be zero as long as they are on inclined surface। तो देखो यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है जीरो, यहाँ पर म्यू जो है ये जीरो है। अब ये इसके ऊपर स्लाइड कर रहा है, जब स्लाइड कर रहा है तो दोनों के दोनों ही सेम एक्सेलरेशन से स्लाइड करेंगे। इसके ऊपर भी जो ग्रेविटी का कंपोनेंट लग रहा है mg sin थीटा, ये इसको नीचे की तरफ लेकर के आ रहा है कैपिटल M, और इसके लिए भी mg sin थीटा नीचे की तरफ लेकर के आ रहा है। लेकिन अगर एक्सेलरेशन देखोगे तो एक्सेलरेशन इस वाले ब्लॉक का भी g sin थीटा, इस वाले ब्लॉक का भी g sin थीटा। तो दोनों के बीच में जो रिलेटिव मोशन की टेंडेंसी होती है वो नहीं है, दोनों इंडिपेंडेंटली स्लाइड कर रहे हैं। और जब रिलेटिव मोशन की टेंडेंसी ही नहीं है तो यहाँ पर फ्रिक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि इन द गिवन सिचुएशन देयर इज नो टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन। बिल्कुल वही चीज़ बोल रहा है कि रिलेटिव मोशन की टेंडेंसी नहीं है तो फ्रिक्शन कहाँ से लगेगा। तो अब देखिए स्टेटमेंट 1 बोला कि इन दोनों के बीच में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना भी हो, वॉट एवर बी द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टू ब्लॉक्स, मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन ब्लॉक्स विल बी जीरो। इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन फोर्स नहीं लगेगा। सही है। सेकेंड स्टेटमेंट बोलता है कि कोई रिलेटिव मोशन की टेंडेंसी ही नहीं है तो फ्रिक्शन फोर्स क्यों लगेगा। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, और जो सेकंड स्टेटमेंट है वो पहले स्टेटमेंट की तस्दीक करता है, मतलब करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, तो ये ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक रॉकेट है, रॉकेट इज फायर्ड फ्रॉम द स्टेट ऑफ रेस्ट अपवर्ड फ्रॉम अर्थ सरफेस विद एन एक्सेलरेशन 19.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक रॉकेट है और इस रॉकेट को ऊपर की तरफ फायर किया गया 19.6 मीटर पर सेकेंड के 19.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से, और रेस्ट से फायर किया गया, मतलब ये पहले रुका हुआ होगा, यहाँ से चला होगा, फ्रॉम द स्टेट ऑफ रेस्ट लिखा हुआ है। आफ्टर 5 सेकेंड इंजन इज स्विच्ड ऑफ। 5 सेकंड तक तो ये सीधे ऐसे ही ऊपर जाता है, लेकिन 5 सेकंड के बाद से इंजन बंद हो जाता है। जब यहाँ पर इंजन बंद हो गया होगा तो क्या होगा, अब ये बिल्कुल ऐसा हो जाएगा जिस तरह से किसी बॉल को आपने ऊपर की तरफ फेंक दिया हो और ये बॉल ऐसे जाए, अपने मैक्सिमम हाइट पर जाए और जा करके फिर वापस आए। तो पूछ रहा है कि देन द मैक्सिमम हाइट अचीव्ड बाय द रॉकेट। तो अगर मान लो कि ये पॉइंट ए हो हमारा और ये वाला पॉइंट हो बी, और ए से बी तक का जो गैप है इसको मैं H1 कंसीडर कर लूँ, और यहाँ पर जो ये बिल्कुल पीक पर अपने गया है इसको पॉइंट मान लो C, और B से C तक का जो गैप है इसको आप कंसीडर कर लो H2। तो जो टोटल हाइट, ये ग्राउंड से जो टोटल हाइट कवर कर रहा है वो कितना होगा, H1 प्लस H2 के बराबर। अब H1 निकालें तो H1 में तो देखो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो रहा है, u इज इक्वल टू 0 है, h आपको निकालना है तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दो, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो u 0 होने की वजह से सिर्फ हाफ at स्क्वायर हो जाएगा। और टाइम दिया हुआ है हमको 5 सेकेंड, 5 सेकेंड टाइम दिया हुआ है, तो हाफ इंटू 19.6 को मैं एक काम करता हूँ, ये जो 19.6 है, 19.6 को मैं लिख रहा हूँ 2g। आपको पता है g होता है 9.8 और 9.8 का डबल करने से 19.6 हो जाता है। तो मैं एक्सेलरेशन को लिख दे रहा हूँ 2g, ये जो है इसको मैं 2g लिख ले रहा हूँ, और इंटू 5 सेकेंड का स्क्वायर। अब देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये आ गया 25g। तो ये H1 25g आया। अब यहाँ से ये कितना ऊपर जाएगा, तो ये बिल्कुल ऐसा है जैसे आपने किसी चीज़ को u स्पीड से फेंक दिया और ये कितनी हाइट तक जाता है। तो सबसे पहले तो आपको ये फाइंड करना पड़ेगा कि ये u कितना होगा।
u के लिए इस ए बी सेक्शन में फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओ। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन होगा v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। यू तो है 0 और ए है आपका 2g और टाइम कितना है 5, तो ये हो गया 10g। ये v 10g हो गया, मतलब यहाँ पर वेलोसिटी कितना होगा 10g के बराबर होगा। अब ये कितनी ऊंचाई तक जाएगा h2 फाइंड करना है, तो h2 के लिए फॉर्मूला लगाओ u स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g। ठीक है, u स्क्वायर का मतलब हो गया 10g का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर हो गया 100 इंटू जी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू जी। तो देखो ये g से एक पावर कैंसिल हो जा रहा है और 2 से 100 कैंसिल हो रहा है 50 टाइम्स में, तो ये कितना निकल के आया 50g। तो ये h2 आ गया हमारा, h2 50g के बराबर, और h1 कितना आया था 25g। तो टोटल हाइट देखा जाए कितना आ जाएगा, टोटल हाइट आ जाएगा हमारे पास 75g, ये टोटल हाइट आ जाएगा। और 75g का मतलब 75 इंटू 10 750 के अराउंड आएगा, लेकिन g के जगह पर 9.8 लिया गया होगा तो 750 से थोड़ा कम आएगा। तो 75g 750 से थोड़ा कम, देखो ये 735 आ रहा है। तो ये वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होना चाहिए। आ रही बात समझ में? पहले ये एक्सेलरेट कर रहा था तो आपने इक्वेशन ऑफ मोशन लगाया, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन u इज इक्वल टू 0 इस तरह से लेके, g का यहाँ पर रोल नहीं है, बस ये है कि मैंने रिलेट करने के लिए 19.6 को 2g के बराबर ले लिया है ताकि आसानी से मेरा कैलकुलेशन हो सके, और कोई बात नहीं है यहाँ पर। आया समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है कि दो शिप हैं, 2 ships मूविंग इन XY प्लेन विद वेलोसिटीज VA एंड VB। ये जो शिप A है ये VA वेलोसिटी से चल रहा है और शिप B जो है ये VB वेलोसिटी से चल रहा है। अब आपसे कहा जा रहा है कि अगर A और B ऑलवेज रिमेन्स एग्जैक्टली नॉर्थ ऑफ A, मतलब B हमेशा A के नॉर्थ में रहता है। अगर हमारा A यहाँ पर आ गया, B मान लो यहाँ से थोड़ा सा इधर चला गया, फिर भी ये बिल्कुल यहीं पर रहेगा। हमारा A आ गया यहाँ पर और B थोड़ा आगे चला गया, फिर भी ये बिल्कुल आमने सामने रहते हैं। इसका मतलब कि दोनों का, शिप A का और शिप B का जो x डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है वो बराबर है। और ये तब हो सकता है जब A का x डायरेक्शन में वेलोसिटी और B का x डायरेक्शन में वेलोसिटी ये दोनों सेम हो। मतलब वेलोसिटी ऑफ B का जो ये वाला कंपोनेंट आएगा, मतलब कितना आएगा ये VB cos थीटा। तो ये जो ये वाला कंपोनेंट है VB cos थीटा वाला जो कंपोनेंट है ये एग्जैक्टली VA के बराबर होना चाहिए। ये y डायरेक्शन में तो कितना भी जाए लेकिन x डायरेक्शन में उतना ही जाना चाहिए जितना कि A चल रहा है। तो VB cos थीटा और VA उसके लिए सेम होने चाहिए। तो मैं लिख दे रहा हूँ VA इज इक्वल टू VB cos थीटा। आपको क्या फाइंड करना है, VA अपॉन VB फाइंड करना है। तो आ गया VA अपॉन VB इज इक्वल टू cos थीटा। ठीक है, देखो कोई ऑप्शन है। आया समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं। अ बॉडी इज स्लाइडिंग डाउन an inclined plane having coefficient of friction 0.5. Normal reaction is twice that of resultant downward force along inclined. अब यहाँ पर बोल रहा है कि कोई एक inclined plane है। ठीक है, मैं क्वेश्चन पेपर पे ही सॉल्व कर रहा हूँ क्योंकि आपको भी एग्जाम में इस पे ही करना होता है, तो इसीलिए मैं चाहता हूँ थोड़ा सा आप इसको यूज़ करना सीखें। A body is sliding down an inclined plane having coefficient of friction 0.5. यहाँ पर स्लाइड कर रहा है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया हुआ है 0.5। नॉर्मल रिएक्शन इज ट्वाइस दैट ऑफ रिजल्टेंट डाउनवर्ड फोर्स एक्टिंग अलोंग द इंक्लाइन, एंगल बिटवीन इंक्लाइन प्लेन एंड हॉरिजॉन्टल। ये थीटा पूछ रहा है और ये बोल रहा है कि नॉर्मल रिएक्शन कितना है जो नेट फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है इसके डबल। ठीक है, और नेट फोर्स नीचे की तरफ कितना लग रहा है, देखो इस तरफ इसका अगर मास m है तो m का कंपोनेंट, mg का कंपोनेंट mg साइन थीटा इस तरफ आता होगा। ठीक है, mg साइन थीटा इधर आ रहा है और फ्रिक्शन जाता होगा ऊपर की तरफ। फ्रिक्शन कितना जाएगा, फ्रिक्शन जाएगा म्यू mg cos थीटा, म्यू mg cos थीटा। म्यू दिया है 0.5, देखो यहाँ पर 0.5 दिया है म्यू, तो मतलब mg cos थीटा बाई 2, mg cos थीटा बाई 2। और इस तरफ mg cos थीटा आता होगा, इसके वेट का कंपोनेंट mg cos थीटा, और इधर आता होगा नॉर्मल रिएक्शन। तो नॉर्मल रिएक्शन हमारा mg cos थीटा के बराबर होना चाहिए। मैं इस तरफ बोल दे रहा हूँ, मान लो नेट फोर्स है कैपिटल F, तो ये 2F के बराबर है। अब n के जगह पर लिखिए mg cos थीटा इज इक्वल टू 2 इंटू F के जगह पर नेट फोर्स इस तरफ देख रहा है, नेट फोर्स इस तरफ होगा mg साइन थीटा माइनस mg cos थीटा बाई 2, ये होगा। ठीक है, यहाँ ब्रैकेट में रख लेना।
अब देखो यहाँ से mg आएगा कॉमन, और mg कॉमन आकर के इस वाले mg से कैंसिल होगा, तो ये mg कैंसिल हो गया, ठीक है। 2 से ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करो, इक्वल टू के इस तरफ है कॉस थीटा, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 2 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब ये माइनस कॉस थीटा इस तरफ लेकर के आओगे तो ये बन जाएगा 2 कॉस थीटा, और होगा 2 कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, फिर आ जाएगा कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। कितने डिग्री पर कॉस थीटा और साइन थीटा बराबर होते हैं? 45 डिग्री पर। कॉस थीटा कॉस 45 1/√2, साइन 45 1/√2, ठीक है। तो ये चौथा ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है कि मैक्सिमम हॉरिजेंटल रेंज ऑफ अ बॉल प्रोजेक्टेड फ्रॉम ग्राउंड इज 32 मीटर। ग्राउंड से किसी बॉल को फेंका जाए, मैक्सिमम रेंज क्या होता है? मैक्सिमम रेंज हम लोग ऐसे दिखाते हैं 45 डिग्री पर होता है, और ये u² के बराबर होता है। तो u² दे दिया हमको 32 डिग्री, यानी कि u² इज इक्वल टू आ गया 32g। आगे देखते हैं, इफ़ द बॉल इज थ्रोन विथ सेम स्पीड हॉरिजेंटली फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर 25 मीटर हाइट। अगर इसी बॉल को किसी 25 मीटर ऊंचाई के टावर से हॉरिजेंटल फेंका जाता तो ये इधर जा कर के गिरता। अब क्या बोल रहा है कि कितनी स्पीड से फेंकना है? सेम स्पीड मतलब यहाँ पर भी u² या u की वैल्यू इतनी ही रहेगी, तो सेम स्पीड से फेंका गया। मैक्सिमम हॉरिजेंटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉल। मान लो मैक्सिमम हॉरिजेंटल डिस्टेंस, ये वाला जो डिस्टेंस है इसको मैं x कंसीडर कर लेता हूँ। तो पूछ रहा है कि ये x कितना होगा। यहाँ पर y है, x है, u है। u, y और x में हम पता है कि हॉरिजेंटल प्रोजेक्टाइल में इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी हम लोग लिखते हैं y इज इक्वल टू gx² बाई 2u²। अब जरा वैल्यू पुट करो। y मतलब ये हाइट कितना है? 25। ये हाइट है 25, y के जगह पर है 25 इज इक्वल टू gx²। ये x आपको फाइंड करना है, डिवाइडेड बाई 2u²। तो 2 इंटू u² के जगह पर क्या है? 32g। तो यहाँ देखो g से g कैंसिल हो जा रहा है, और x² की वैल्यू कितनी आ रही है? x² इज इक्वल टू आ रहा है 25 इंटू 2 इंटू 32। अब मुझे x फाइंड करना है, तो देखो मैं इसको क्या करता हूँ, मुझे दिखाई दे रहा है 32 में 16 है जो कि परफेक्ट स्क्वायर है, तो 25 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 16 कर दे रहा हूँ। अब अगर इसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो 25 का स्क्वायर रूट 5, 2 इंटू 2 का हो जाएगा 2, 16 का हो जाएगा 4, तो 5 इंटू 10 इंटू 4 40 हो जाएगा। तो इसका ए ऑप्शन आ जाएगा 40 मीटर। सही है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में ये एक रिलेशन दिया है, मैं यहाँ पर लिखता हूँ। एक रिलेशन दिया है क्वेश्चन नंबर 6 में, ये v इज इक्वल टू AT प्लस B अपॉन T प्लस C। और इसके ऑप्शंस देखो जरा, ऑप्शंस में क्या है? एक ऑप्शन है जिसमें कह रहा है कि A इज इक्वल टू L², B इज इक्वल टू T, मतलब A, B और C के डायमेंशंस दिए गए हैं, ये एक ऑप्शन है। और दो ऑप्शन आपके यहाँ पर हैं, ये दिया गया है A, B और C के डायमेंशंस, A का, B का, C का, ठीक है। तो चलो इस वाले रिलेशन से हमको A, B और C का डायमेंशन निकालना है। तो सबसे आसान तो यहाँ पर C का डायमेंशन निकालना है, क्योंकि टाइम यहाँ पर है, ये T टाइम है गिवन है क्वेश्चन में। अगर ये टाइम है तो ये भी टाइम होगा, टाइम में मैं टाइम को ही ऐड कर सकता हूँ। तो C का डायमेंशन तो T का हो गया, C का डायमेंशन हो गया टाइम का डायमेंशन, कैपिटल T में लिख दे रहा हूँ, टाइम का डायमेंशन हो गया। अब देखो जरा ऑप्शन में किस में टाइम है, तो इन दोनों में टाइम है, मतलब इन दोनों में से कोई एक करेक्ट होने वाला है। अब यहाँ पर देखिए इन दोनों में A का डायमेंशन LT-2, यहाँ भी LT-2, ये दोनों ही LT-2 है। तो मैं A का डायमेंशन नहीं चेक करूँगा, क्योंकि A का चेक भी कर लूँगा फिर भी मुझे ये फाइंड करना पड़ेगा। तो मुझे क्या करना चाहिए? मुझे चेक करना चाहिए B का डायमेंशन, क्योंकि यहाँ पर B का डायमेंशन डिफरेंट है। तो देखो इसमें ये वेलोसिटी है, अगर ये वेलोसिटी है तो जो ये वाला टर्म है ये भी क्या होना चाहिए? ये भी वेलोसिटी होना चाहिए। और नीचे जो है वो टाइम प्लस टाइम है। तो ऊपर वाला टर्म मैं क्या रखूं जिससे कि वेलोसिटी आ जाए? तो यहाँ पर देखिए वेलोसिटी का डायमेंशन होता है LT-1, मतलब L/T। अगर डिनोमिनेटर में T है तो न्यूमरेटर में क्या होना चाहिए? L होना चाहिए, तभी तो L/T बनेगा ये।
तो L अपॉन टी इसको बनाने के लिए हमको B का डायमेंशन रखना होगा L। देखिए कौन से वाले ऑप्शन में L दिया हुआ है, तो देखो यहाँ पर दिया है C इज इक्वल टू टी और B इज इक्वल टू L। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। A का डायमेंशन निकालने की ज़रूरत नहीं है, टाइम बचाते हैं थोड़ा सा। अब चलिए ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है रिलेशन बिटवीन कंजर्वेटिव फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो बिल्कुल फॉर्मूला है F इज इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी एक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा जा रहा है कि फिजिकल क्वांटिटी P इज रिलेटेड टू 4 ऑब्जर्वेशंस A B C D। अच्छा, ये एक रिलेशन दिया है और हमसे कह रहा है कि अगर A के अंदर एरर 1%, B के अंदर 3%, C के अंदर 2% और D के अंदर 4% है। ये समझो थोड़ा सा वार्म अप क्वेश्चन हो गया, PYQ में से है। तो एरर इन P क्या होगा, तो देखिए 3 यहाँ पर पावर है ना, तो A का जो एरर होगा उसमें 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये सब कुछ पता है तुम्हें। जो A का एरर है उसमें किससे मल्टीप्लाई करूँगा मैं, 3 से। तो 3 इंटू A के अंदर एरर है 1 प्लस B का है 2 और B के अंदर एरर कितना है 3। C का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पर माइनस नहीं लेते हैं, और C के अंदर एरर कितना है 2%, तो 1 इंटू 2 2 ही हो जाएगा। प्लस D का पावर है 1/2, तो 1/2 रूट का मतलब 1/2 पावर, और D के अंदर एरर है 4%, तो यह है आपका 3 + 6 + 2 + 2, तो 2 + 2 हो गया 4, 4 + 6 10, 10 + 3 13%। ये आंसर आ गया C ऑप्शन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। हाँ, ये बोल रहा है 2 पॉइंट साइज मासेस 1 kg एंड 3 kg हैव पोजीशन वेक्टर्स इतना इतना। मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम विल बी सेम एज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। मुझे लग रहा है कि यहाँ पर कुछ कमाल होना चाहिए, क्योंकि सेम एज द मैग्नीट्यूड या सेम मैग्नीट्यूड नहीं दिया, सेम एज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। चलो देखते हैं, अभी सॉल्व करेंगे तो पता चलेगा। यहाँ पर पहला ये R1 है, ये M1 है, ये R2 है, ये M2 है, और हमको पता है कि सेंटर ऑफ मास के लिए क्या होता है, RCM इज इक्वल टू M1 R1 प्लस M2 R2 अपॉन M1 प्लस M2। ठीक है, ये फॉर्मूला हम लोग यूज़ करते हैं सेंटर ऑफ मास फाइंड करने के लिए। तो देखो M1 कितना है 1, तो 1 इंटू R1 कर दो, तो ये तो सेम ही हो जाएगा, 1 इंटू ये कर देंगे, सेम आ जाएगा। कितना आ जाएगा ये I कैप प्लस 2J कैप प्लस K कैप, ये आ जाएगा। ठीक है, प्लस M2 R2, M2 है 3 और ये है R2, तो 3 से इसमें मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, 3 से इसमें मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो 3 से इसमें मल्टीप्लाई करो -9I। ठीक है, मैं ये डायरेक्ट ब्रैकेट तोड़ के लिख दे रहा हूँ, -9I कैप -6J कैप और 3 इंटू 1 3K कैप प्लस 3K कैप प्लस 3K कैप डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2, तो मास 1 + 3 हो गया 4। अब सॉल्व करके देखते हैं जरा क्या आता है। सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा I कैप -9I कैप -8I कैप 2J कैप -6 -4J कैप K और प्लस 3K 4K कैप डिवाइडेड बाई 4। डिवाइड करो, देखो क्या आता है। डिवाइड करने से ये आ रहा है -2I कैप -J कैप प्लस K कैप। देखते हैं कोई ऑप्शन है कि नहीं इसमें। तो यहाँ पर देखो, ये हमने सॉल्व किया और इसमें -2 -1 प्लस 2 नहीं है ऑप्शन, ये ऑप्शन ही नहीं है, ऑप्शन ही नहीं है। जो हमने सॉल्व करके निकाला वो ऑप्शन है ही नहीं इसके अंदर। यही कमाल है, यहाँ पे इस चीज़ का यूज़ है। इसमें ये ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है कि सेंटर ऑफ मास कौन सा है, बल्कि ये दे रहा है कि सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट या सेंटर ऑफ मास का जो वेक्टर बनेगा, RCM वेक्टर जो बनेगा, RCM वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनमें से किसके मैग्नीट्यूड के बराबर है। तो मैग्नीट्यूड आपको पता है कि इन कोफिशिएंट से निकलते हैं, ये जो कोफिशिएंट्स हैं इनसे मैग्नीट्यूड निकलता है, रूट -2² प्लस -1² प्लस 1² ये करेंगे। और अगर कभी नेगेटिव भी रहता है तो स्क्वायर करने से वो पॉजिटिव ही हो जाता है। तो हमको बस ये नंबर देखना पड़ेगा कि किसमें 2 1 1 है, उसका मैग्नीट्यूड उतना ही होगा जितना कि इसका है। देखो 2 1 1 ढूंढो, 1 2 1 3 -2 1
2 2 2 1 2, अच्छा 2 1 1 चाहिए ना, तो 2 है यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, ये वाला चलेगा। यहाँ पर देखो 2 1 1 और यहाँ पर 2 1 1 ऐड करना है। एडिशन में कोई भी आगे पीछे वो चलेगा, माइनस प्लस भी चलेगा। तो इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड बिल्कुल सेम होगा, तो यही वाला हमारा आंसर हो जाएगा। सही है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है इन अ वर्नियर कैलिपर 10 स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल आर इक्वल टू 9 स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ द मेन स्केल। मतलब दिया है हमको कि 10 VSD 10 वर्नियर स्केल डिवीजन 9 मेन स्केल डिवीजन 9 MSD के बराबर है, ये दिया गया है। ठीक है, इफ स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल इज हाफ मिलीमीटर, मतलब 1 MSD दिया है हाफ मिलीमीटर 1/2 मिलीमीटर या 0.5 मिलीमीटर। फाइंड आउट द वर्नियर कांस्टेंट। वर्नियर कांस्टेंट मतलब लीस्ट काउंट आपको फाइंड करना है, और वर्नियर कांस्टेंट या लीस्ट काउंट क्या होता है आपका 1 MSD माइनस 1 VSD, ये होता है। ठीक है, 1 MSD माइनस 1 VSD ये करना है। तो देखो 1 MSD है 1/2 mm मतलब 0.5 mm, और 1 VSD कितना होगा, तो यहाँ से देखिए 10 VSD है 9 MSD के बराबर, तो 1 VSD कितना हो जाएगा, 1 VSD हो जाएगा 9/10 MSD के बराबर, और 1 MSD है 0.5। ठीक है, तो 9 इंटू 0.5 डिवाइडेड बाई 10, ये आ गया आपका 0.45, ये 1 VSD आया। अब यहाँ वैल्यू पुट करो, 1 MSD माइनस 1 VSD हो गया 0.45, 0.5 में से 0.45 माइनस करो 0.05, ये आंसर आ जाएगा सेकंड ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड ऑप्शन। 11 आ जाइए। 11 बोलता है कि द पिच ऑफ a screw gauge is 1 mm and there are 100 divisions on its circular scale. When nothing is put between its jaws, the zero of circular scale lies 6 division below the reference line. चलो इसको जरा सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि पिच ऑफ स्क्रू गेज इज 1 mm। ठीक, आपको सबसे पहले लीस्ट काउंट निकालना है। लीस्ट काउंट क्या बोलता है, पिच अपॉन नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन द सर्कुलर स्केल। तो पिच कितना है, पिच दिया गया है 1 mm, पिच ऑफ अ स्क्रू गेज इज 1 mm एंड देयर आर 100 डिविजन्स, तो 1/100 मतलब 0.01 mm, ये लिस्ट काउंट हो गया। When nothing is put between jaws, zero of circular scale lies 6 डिवीजन बिलो। बिलो मतलब कि अभी वो पूरा टाइट ही नहीं हो पाया, और पूरा टाइट नहीं हो पाया है मतलब पॉजिटिव जीरो एरर है। पॉजिटिव जीरो एरर कितना है, 6 डिवीजन का पॉजिटिव जीरो एरर। ठीक है, 6 डिवीजन का पॉजिटिव जीरो एरर है। और फिर क्या बोला कि व्हेन अ वायर इज प्लेस्ड बिटवीन जॉज 2 लीनियर स्केल डिवीजन आर क्लियरली विजिबल, मतलब मेन स्केल रीडिंग जो है, मेन स्केल रीडिंग या लीनियर स्केल रीडिंग, ये कितना है 2 डिवीजन का, और एक डिवीजन कितना है 1 mm का, मतलब 2 mm तो हमारा मेन स्केल रीडिंग हो गया। इसके बाद से सर्कुलर स्केल रीडिंग निकालते हैं। सर्कुलर स्केल रीडिंग कितना हो जाएगा, देखते हैं जरा, कहाँ गया, क्लियरली विजिबल एंड 62 डिवीजन्स ऑन सर्कुलर स्केल कोइंसाइड विद रेफरेंस लाइन, मतलब सर्कुलर स्केल पे 62 डिवीजन का रीडिंग है, और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पर लीस्ट काउंट से 0.01 यानी कि 0.62, तो रीडिंग आ गया आपका, रीडिंग आ गया 2.62 mm, ये रीडिंग आ गया। ठीक है, अब इसमें ट्रू रीडिंग के लिए क्या करना पड़ेगा, ये जीरो एरर को भी कंसिडर करना पड़ेगा, और जीरो एरर क्या है, पॉजिटिव जीरो एरर है। पॉजिटिव जीरो एरर का मतलब कि इतना एक्स्ट्रा मेजर कर लिया है, तो इसमें से माइनस करना पड़ेगा पॉजिटिव जीरो एरर को, ये आ जाएगा आपका 6 डिवीजन का पॉजिटिव जीरो एरर मतलब 0.06। ठीक है, लीस्ट काउंट से इसमें 6 में मल्टीप्लाई कर दो, तो इसको माइनस करेंगे तो क्या, मेरे ख्याल से बाकी सब तो 0.6 से ज़्यादा ही दिया है, यही वाला ऑप्शन आ जाएगा 6 और 6 12, हाँ सही है। ठीक है, तो ये ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है कि कहाँ गया 13 नहीं 12, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है टू व्हील्स आर रोटेटिंग एट एंगुलर स्पीड ओमेगा नॉट, ईच ऑफ देम स्टार्ट स्लोइंग डाउन विद डिफरेंट एंगुलर एक्सेलरेशन। दो व्हील हैं, अब दोनों जब स्लो होना शुरू होते हैं मतलब ब्रेक लगाना शुरू होते हैं, मतलब व्हील था ऐसे रोटेट कर रहा था, अब रोटेट करते करते रुक जाना है। दूसरा वाला है ये भी रोटेट कर रहा था और इसको भी रोटेट करते करते लास्ट में रुक जाना है। अब बोल रहा है कि दोनों ही ओमेगा नॉट से पहले घूम रहे थे, दोनों का ही एंगुलर स्पीड था पहले ओमेगा नॉट। अब क्या बोल रहा है कि एक्सेलरेशन दोनों के अलग अलग है। तो ये मान लो अल्फ़ा 1 है, ये अल्फ़ा 2 है। फर्स्ट कम्स टू रेस्ट आफ्टर 40 रेडियन, पहला वाला जो है वो 40 रेडियन का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बाद से रेस्ट पर आ जाता है। और दूसरे वाले के लिए क्या बोल रहा है कि दूसरा वाला जो है वो 4 सेकेंड चलने के बाद से रुक जाता है। तो इनके एंगुलर अल्फ़ा 1 अपन अल्फ़ा 2 बताना है, एंगुलर एक्सेलरेशन का रेशियो। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हैं, सेकेंड लगाएं थर्ड लगाएं, थर्ड लगाते हैं, दोनों का देखो फाइनल ज़ीरो हो जाता है, इसका ही फाइनल ज़ीरो, इसका ही फाइनल ज़ीरो। थर्ड लगाओ जरा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, ठीक है, उसी को हमने एंगुलर वेरिएबल्स के टर्म्स में लिख दिया। तो ओमेगा तो ज़ीरो है, माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 2 अल्फ़ा 1 इंटू 40, ठीक है। एक ये इक्वेशन हो गया। अब यहाँ पर आओ दूसरे वाले में सेकंड इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन लगाओ, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए इंटू टी, ठीक है, ये लगाता है। तो v तो ज़ीरो है, इज इक्वल टू ओमेगा नॉट ही है प्लस 4 अल्फ़ा 2। तो यहाँ से माइनस ओमेगा नॉट इज इक्वल टू आ गया 4 अल्फ़ा 2। अब इन दोनों इक्वेशंस को देखो, इसको और इसको, इन दोनों इक्वेशंस को देखिए। अगर मैं इनको डिवाइड कर दूं तो आ जाएगा ओमेगा नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 40 इंटू अल्फ़ा 1 डिवाइडेड बाई माइनस ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 4 अल्फ़ा 2। तो देखो यहाँ पे इसका तो एक पावर कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, ये 4 से कैंसिल हो जाएगा 10 टाइम्स में। तो अल्फ़ा 1 अपॉन अल्फ़ा 2, इधर तो 1 बचा है और ये हो गया 20, तो अल्फ़ा 1 अपॉन अल्फ़ा 2 हो जाएगा 1/20। जरा क्वेश्चन में देखिए ओमेगा नॉट, हाँ यहाँ पे ओमेगा नॉट ही बचा हुआ है, ओमेगा नॉट बाई 20 ऑप्शन में ये वाला है, ओमेगा नॉट बाई 20। आई बात समझ में? चलिए क्वेश्चन नंबर 13 बोलता है कि a particle released from height s above the surface of earth, at certain height its kinetic energy is 3 times the potential energy. The height from the surface of earth and the speed of particle at that instant are respectively. देखियो, a particle released from height s, किसी पार्टिकल को किसी s हाइट से रिलीज कर दिया गया, मतलब ड्रॉप कर दिया गया u इज इक्वल टू 0 से। ये हाइट था मान लो s, ठीक है। अब बोल रहा है कि जब ये गिरते 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 थोड़ा गिर चुका था तो किसी हाइट को मैं मान ले रहा हूँ कि ज़मीन से, ग्राउंड से h हाइट पर, जब ये यहाँ पर आया तो इसका वेलोसिटी v है। तो अब क्या बोल रहा है कि इस हाइट पर क्या हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी इज 3 टाइम्स द पोटेंशियल एनर्जी। इस पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के 3 टाइम्स है, ठीक है। द हाइट फ्रॉम द अर्थ सरफेस एंड स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट दैट इंस्टेंट आर रेस्पेक्टिवली। तो आपको h बताना है और v बताना है, ठीक है। तो एक तो ऐसे कर सकते हो तुम, ये वाला जो गैप है ये देखो, ये टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक का तो s है, यहाँ से यहाँ तक s है, और ये कितना है, h है। तो ये कितना हुआ, s माइनस एच। t सेकेंड में कोई गिरा, यहाँ से लेके यहाँ तक t सेकेंड में गिरा, तो v कितना हो जाएगा, v स्क्वायर इज इक्वल टू लगा दो 2gh, v स्क्वायर इज इक्वल टू 2g, और h के जगह पर हो जा रहा है s माइनस एच, ठीक है। अब काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3 टाइम्स पोटेंशियल एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी हो गया हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू 3 टाइम्स पोटेंशियल एनर्जी, मतलब 3 इंटू mgh, तो mgh, ठीक है। तो देखो यहाँ पे m से m कैंसिल हो गया,
वी स्क्वायर का वैल्यू हमने यहाँ पर लिखा हुआ है 2G(s-h), तो लिख सकते हैं, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, देखना यहाँ पे लिख सकते हैं वी स्क्वायर के जगह पर, ये 1/2 की जगह पे तो 1/2 ही रख दे रहा हूँ, तो 1/2 इंटू वी स्क्वायर के जगह पर 2G(s-h) इज इक्वल टू 3GH। क्लियर है? तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, G से G कैंसिल हो गया, S-h इज इक्वल टू 3H आ गया, मतलब S इज इक्वल टू आ गया आपके पास 4H। ठीक है, S इज इक्वल टू 4H, या H इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, S/4। देखो ज़रा इसमें है क्या, इसमें 2 ऑप्शन है S/4 वाले। ठीक, तो अब ये भी निकालना पड़ेगा। अब इसको निकालने के लिए क्या करें, देखो क्या है ये है वेलोसिटी, दूसरा वाला क्या था, एक तो स्पीड ऑफ द पार्टिकल, हाइट फ्रॉम द अर्थ सरफेस, एक तो H आ गया, और दूसरा हमको निकालना है स्पीड, मतलब V निकालना है यहाँ पर, ये V कितना होगा। तो V निकालने के लिए वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2G(s-h) था, S-h करेंगे तो कितना आ जाएगा, H देखो S/4 है, तो S-h हो जाएगा S-s/4, 3S/4 हो जाएगा S-h। तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2G इंटू 3S/4, तो ये कैंसिल हो गया, और फिर यहाँ पे रूट लग जाएगा, रूट 3GS/2, ये वाला ऑप्शन है, तो डी ऑप्शन इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सही है। नेक्स्ट देखिए, अ मैन weighs 80 kg. He stands on a weighing machine in a lift which is moving downward with uniform acceleration 5 meter per second square. What is the reading of machine? तो आपको पता है कि जब भी कोई लिफ्ट a एक्सेलरेशन से अगर नीचे जा रहा है तो जो नॉर्मल रिएक्शन होता है r, ये हो जाता है mg माइनस a के बराबर। ठीक है, तो इसका मास दिया गया है 80 kg, g माइनस a कितना दिया गया है 5, तो g को अगर हम लोग 10 ले लें, 10 - 5 5, और 5 × 80 400। ठीक है, ये हो जाएगा, तो 14 का बी ऑप्शन करेक्ट आया। नेक्स्ट देखो 15, क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द पाथ्स ऑफ 2 पार्टिकल्स ऑफ सेम मास आर इन रेशियो 3:4। R1/R2 रेडियस ऑफ कर्वेचर का रेशियो दे दिया है 3:4। इन ऑर्डर टू हैव सेम सेंट्रीपिटल फोर्स देयर वेलोसिटीज विल बी इन रेशियो। सेंट्रीपिटल फोर्स सेम है, सेंट्रीपिटल फोर्स अगर सेम है तो, और v के टर्म्स में लिखना है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी सेम होगा, तो AC1/AC2 इज इक्वल टू आएगा 1, या फिर मैं ऐसे लिखता हूँ, सेंट्रीपिटल फोर्स सेम है ना, AC1 और AC2 बराबर होंगे, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन पहले और दूसरे केस में इक्वल होंगे। AC1 सेंट्रीपिटल फोर्स एक्सेलरेशन पहले केस में और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन दूसरे केस में बराबर होंगे, तो V1 स्क्वायर अपॉन R1 इज इक्वल टू V2 स्क्वायर अपॉन R2। यहाँ पे V1 स्क्वायर अपॉन R1 V1 स्क्वायर अपॉन V2 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R1 अपॉन R2। R1 अपॉन R2 दिया है 3/4। अब दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे, ये क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है ना इधर, तो स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो ये हो जाएगा √3 और ये बच जाएगा 2, तो √3/2 सी ऑप्शन हो जाएगा इसका। ठीक है, 15 का सी ऑप्शन आ गया। 16 देखो, 16 पोटेंशियल एनर्जी इतना, टोटल मैकेनिकल एनर्जी इतना, फाइंड मैक्सिमम स्पीड। ये बहुत बढ़िया सवाल है, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप खुद ट्राई करिए और फिर उसके बाद से देखो, पॉज करके एक बार ट्राई करो दोबारा और देखो, मैं बताता हूँ। देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ 2 kg पार्टिकल, मास दिया है पार्टिकल का 2 kg, मास दिया है पार्टिकल का 2 kg। ठीक है, और ये पोटेंशियल एनर्जी दिया है, मैं इसको U से दिखा लेता हूँ, थोड़ा आसान रहेगा तुम लोग के लिए, x³/3 - x²/2, और टोटल एनर्जी दिया हुआ है, टोटल एनर्जी दिया है 4 जूल।
अब कह रहा है मैक्सिमम स्पीड, जब स्पीड मैक्सिमम होगा उस समय काइनेटिक एनर्जी भी मैक्सिमम हो जाएगा। जब स्पीड मैक्सिमम होगा तो काइनेटिक एनर्जी भी मैक्सिमम होगा। और अगर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगा। और यहाँ पर हमको पोटेंशियल एनर्जी का एक फंक्शन दे रखा है। इस पोटेंशियल एनर्जी के फंक्शन को हमको मिनिमम बनाना होगा। हमको ये पता करना पड़ेगा कि ये कब मिनिमम होगा और कितना मिनिमम होगा। जब मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी निकाल लोगे तो टोटल एनर्जी में से वो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी माइनस कर देंगे तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम निकल जाएगा। और जब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी निकल जाएगा तो मैक्सिमम वेलोसिटी भी निकल जाएगी। तो अब हमारा टास्क क्या है अभी कि हमें फाइंड करना है मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। सबसे पहले हमको पता करना पड़ेगा कि पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम कब होगा और फिर पता करना पड़ेगा कि पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम कितना होगा। ठीक है, तो चलो सॉल्व करते हैं। मिनिमम के लिए du/dx होना चाहिए 0, और du/dx 0 करोगे तो ये देखो इसको डिफ्रेंशिएट करो तो 1/3 तो कांस्टेंट है, 3x², 3x² हो जाएगा x²। इसको करोगे तो 2x/2 ये हो जाएगा x = 0। यहाँ से x अगर कॉमन ले लोगे तो आएगा x - 1, तो x की एक वैल्यू आ गई 0 और x का एक वैल्यू आ गया 1। दो वैल्यू आया, एक वैल्यू आता तो आसान होता, अब यहाँ पर दो दो वैल्यू आ गए। अब दोनों में देखना पड़ेगा किस पर मैक्सिमम होगा किस पर मिनिमम होगा। तो मिनिमम के लिए हमारा डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव होना चाहिए मिनिमम के लिए, तो ये फर्स्ट डिफरेंशियल है। एक बार और इसको डिफरेंशिएट करें जरा, dtu/dx2 निकालें डबल डिफरेंशिएशन। डबल डिफरेंशिएशन x² का हो गया 2x और x का हो गया 1, तो 2x - 1। अगर इसमें x = 0 रखेंगे तो 2 × 0 - 1 नेगेटिव आ जाएगा, नेगेटिव पे होता है मैक्सिमम। और अगर x के जगह पर 1 रखेंगे तो 2 × 1 - 1 ये आ जाएगा 1, ये पॉजिटिव आ गया। पॉजिटिव का मतलब मिनिमम, अगर डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव आ गया तो मिनिमम। तो x = 1 पर ही हमारा पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगा। और कितना होगा, कितना होगा ये भी फाइंड कर लेते हैं। तो इसके अंदर ये जो फंक्शन है हमारे पास, इसके अंदर x = 1 पुट करो। इसके अंदर x = 1 पुट करोगे तो क्या आएगा, 1³ 1³ मतलब 1/3 - 1² मतलब 1/2। सॉल्व करो, 2 - 3 - 1/6 ये आ गया। ठीक है, ये पोटेंशियल एनर्जी, नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी है -1/6। अब देखिए टोटल एनर्जी होता है हमारा काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। टोटल है 4, काइनेटिक एनर्जी नहीं पता है, पोटेंशियल है -1/6। इसको इधर लेकर के जाओ तो ये काइनेटिक एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू आ गई 4 + 1/6, तो ये हो जाएगा 25/6। ठीक है, अब ये जो 25/6 है ये क्या है, ये ½ mv² के बराबर है, ½ mv²। मास कितना है बताओ, मास है 2 kg। ठीक है, मास है 2 kg, तो ½ × 2 × v², तो ये देखो कैंसिल हो गया। अब ये v² है, यहाँ पर दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, तो v = 25 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 5/√6। देखो जरा कोई है 5/√6 वाला ऑप्शन, 5/√6, हाँ ये वाला ऑप्शन, डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा 5/√6। आ रहा है समझ में। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, 17 में बोल रहा है अ मास 2 kg इज व्हील्ड इन हॉरिजॉन्टल सर्कल। एक 2 kg का मास लेकर के ऐसे हॉरिजॉन्टल सर्कल में घुमाया जा रहा है विद इनिशियल स्पीड 5 rpm, कीपिंग रेडियस कांस्टेंट, टेंशन इन द स्पीड इज डबल्ड। अब देखो यहाँ पर इसको घुमाया जा रहा है, इनिशियल स्पीड दिया है 5 और फिर उसके बाद से रेडियस को कांस्टेंट रखते हुए घुमाया जा रहा है। मतलब एक चीज़ वो आता है ना कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम वाला, वो यहाँ पर नहीं है क्योंकि इसको स्पीड बढ़ाने के लिए टॉर्क दिया जा रहा होगा, रेडियस कांस्टेंट रखते हुए स्पीड बढ़ाया जा रहा है। ठीक है, तो खैर हमको करना क्या है, न्यू स्पीड। पहले इसके अंदर टेंशन था मान लो T, और यही सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता था, तो T = हो जाता है हमारा mv², या फिर एक काम करो ना कि ये ओमेगा दिया हुआ है ना, m⍵²r, और बाद में टेंशन हो गया 2t, डबल कर दिया गया टेंशन को और रेडियस कांस्टेंट ही रहा। तो न्यू स्पीड हमसे पूछ रहा है, तो m मास उतना ही रहा, इसको मैं बोल दे रहा हूँ ω2² × r, रेडियस तो सेम रहेगा। इन दोनों को अगर मैं डिवाइड कर दूँ तो t से t कैंसिल हो जाएगा, m से m कैंसिल हो जाएगा, r से r कैंसिल हो जाएगा।
तो आएगा क्या, ओमेगा टू स्क्वायर इज इक्वल टू 2 ओमेगा स्क्वायर, या ओमेगा टू इज इक्वल टू रूट 2, या ऐसे करता हूँ मैं, ओमेगा टू स्क्वायर इज इक्वल टू 2 ओमेगा टू ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा कितना है, ओमेगा है 5, तो 5 का स्क्वायर हो गया 25, और 25 इंटू 2 हो गया 50, तो ओमेगा टू स्क्वायर 50 आ रहा है, तो ओमेगा कितना आ जाएगा, ओमेगा आ जाएगा √50। √50 जैसा कुछ इसमें दिखाई नहीं दे रहा है, सारे नंबर्स हैं, तो मैं ये कह रहा हूँ कि 7 का स्क्वायर 49 होता है, तो अप्रॉक्सीमेटली मैं इसमें 7 ले सकता हूँ। तो देखिए 7 RPM एक ऑप्शन है, ठीक है, तो ये हो जाएगा। आई बात समझ में? चलो आगे बढ़े। फाइंड वर्क डन बाई फ्रिक्शन फॉर डिस्प्लेसमेंट S। फ्रिक्शन का वर्क डन कितना होगा, तो ये थीटा है, फोर्स के 2 कंपोनेंट आ जाएंगे, एक हो जाएगा F cos थीटा, एक हो जाएगा F sin थीटा। नॉर्मल रिएक्शन लगेगा ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ लगेगा mg, ठीक है। तो नॉर्मल रिएक्शन यहाँ से कितना हो जाएगा, नॉर्मल रिएक्शन हो जाएगा mg माइनस F sin थीटा, ये नॉर्मल रिएक्शन हो जाएगा mg माइनस F sin थीटा। फ्रिक्शन कितना हो जाएगा, फ्रिक्शन हो जाएगा म्यू के इंटू नॉर्मल रिएक्शन, और वर्क डन बाई फ्रिक्शन कितना हो जाएगा, फ्रिक्शन इंटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट S है, तो वर्क डन बाई फ्रिक्शन हो जाएगा म्यू के इंटू नॉर्मल रिएक्शन इंटू डिस्प्लेसमेंट, और वो भी नेगेटिव डायरेक्शन में, क्योंकि फ्रिक्शन इस तरफ लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट आगे हो रहा है, तो इसमें माइनस ले लेंगे। तो माइनस में ये दोनों हैं, तो माइनस म्यू के इंटू नॉर्मल रिएक्शन लिखना है, नॉर्मल रिएक्शन mg माइनस F थीटा है, यहाँ पे mg प्लस है, ये वाला नहीं होगा, माइनस म्यू के mg माइनस F sin थीटा, ये n है, n देखो यही आया है mg माइनस F sin थीटा इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, तो ये डी ऑप्शन ये सही हो जाएगा। सही है, चलो आगे बढ़ते हैं। 3 पॉइंट मासेस m1 m2 m3 आर प्लेस्ड, 3 मास है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है। सेंटर ऑफ मास विल बी लोकेटेड, कोऑर्डिनेट सारे दिए ही हैं। सेंटर ऑफ मास, तो देखो यहाँ पर सेंटर ऑफ मास का जो एक्स कोऑर्डिनेट है चारों में डिफरेंट है, तो सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट अगर फाइंड कर लें तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलो ट्राई करते हैं। XCM M1 X1, अच्छा इसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, इसका भी एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, सिर्फ इसी का एक्स कोऑर्डिनेट है, तो इसका तो अगर इसको M1 X1 बोलते हो तो 0 हो जाएगा। M2 X2, X2 0 होने की वजह से ये 0 हो गया, ठीक है, हालांकि 3 है तो वही M3 X3, X3 0 होने की वजह से ये 0 हो गया। ये क्या है M2, और इसका एक्स कोऑर्डिनेट है 1.2, तो हो जाएगा M2 मतलब 2 इंटू X2 का मतलब 1.2, बाकी के दो 0 हो चुके हैं, डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 प्लस M3, M1 है 1.6, M2 है 2 और ये है 2.4, तो न्यूमरेटर में हो जाएगा 1.2 इंटू 2, 1.2 इंटू 2 हो गया 2.4, डिवाइडेड बाई ये हो गया 3 1 4 2 6 6, तो 6 4 जा 24, 0.4 आ गया, तो और कोई 0.4 XCM है ही नहीं, तो यही आंसर हो जाएगा। चाहो तो प्रैक्टिस के लिए YCM भी निकाल सकते हो। चलो यहाँ पर देखते हैं 20, क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है, अ गर्ल स्टैंडिंग ऑन द रोड होल्ड्स हर अम्ब्रेला एट 45 डिग्री with the vertical to keep the rain away if she starts running without umbrella with a speed 15√2 km/h. The rain drops hit her head vertically. अच्छा, मैंने आपको बताया था कि जब भी अगर कोई चलता हुआ आदमी है और चलते हुए आदमी को रेन वर्टिकल आते हुए दिखाई दे रहा है, इसका ये मतलब होता है कि रेन ज़रूर उसके पीछे साइड से आता होगा। जब ये खड़ा होगा, जब ये स्टेशनरी होगा तो रेन पीछे से आता होगा, तो जब पीछे से आएगा तो इसका वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट होंगे, एक ये वाला कंपोनेंट, एक ये वाला कंपोनेंट, और जब ये आदमी चलने लगता है और इतने वेलोसिटी से चलने लगता है कि रेन का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इस आदमी के वेलोसिटी के बराबर हो जाए, कह लो कि आदमी का वेलोसिटी रेन के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के बराबर हो जाए, तब उसको रेन का सिर्फ ये वाई वाला कंपोनेंट दिखाई देता है और रेन वर्टिकली गिरता हुआ दिखाई देता है। इसका मतलब VM और ये VR है सपोज, और ये मान लीजिए थीटा है, तो VR साइन थीटा और VM बराबर हो जाता है। अच्छा, अब इसमें बोला क्या है कि ये कितने से चलता है, 15√2,
तो जब ये 15√2 मीटर पर सेकंड से चलता है तब इसको रेन वर्टिकल आता हुआ दिखाई देता है। मतलब रेन का ये वाला कंपोनेंट कितना है, 15√2 है, तभी ये दोनों सेम हो जाने की वजह से इसको सिर्फ वर्टिकल ही दिखाई दे रहा है, हॉरिजॉन्टल नहीं दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर एंगल दिया गया है 45 डिग्री, और आपको पता है अगर ये 45 डिग्री एंगल हुआ तो वी आर कॉस 45 वी आर साइन 45 बराबर होता है, क्योंकि 45 कॉस में और साइन में सेम होता है। तो वी आर साइन 45 अगर 15√2 है तो वी आर कॉस 45 भी 15√2 ही होगा। और ये वी आर कॉस 45 जो है यही इसको दिखाई ही दे रहा है, इसको सिर्फ वर्टिकली फील हो रहा है, हॉरिजॉन्टल फील हो ही नहीं रहा है। देखो क्या लिखा है, रेन ड्रॉप्स हिट हर हेड वर्टिकली, तो सिर्फ यही दिखाई दे रहा है। तो क्या दिखाई दे रहा है आपको, 15√2, ये वाला जो वाई कॉम्पोनेंट है 15√2 ही इसको फील हो रहा है। तो देखिए क्या कोई 15√2 ऑप्शन है, 30 किलोमीटर पर आवर ये नहीं है, 25/√2 ये भी नहीं है, 30/√2, 25√2, तो हमने फाइंड किया था 15√2 आया था आंसर हमारा। तो देखो ध्यान से, तो ये 30/√2 और 15√2 सेम है, ठीक है, तो ये सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। 21 पे आ जाइए। 21 बोलता है कि मैच करो, यहाँ पर नंबर्स दिया है, यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर्स दिया है। तो यहाँ पर देखो लिखा है 1001, 1001 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 4। तो ए मैच हो रहा है 2 से, यहाँ पर देखो ए 2 से मैच हो रहा है, और कहाँ ए 2 से मैच हो रहा है, किसी में नहीं मैच हो रहा है, तो हमारा यहीं पे आंसर हो गया, बाकी मैच करने की ज़रूरत ही नहीं है। यही तो कमाल है मैचिंग वाले क्वेश्चंस में, आपको जैसे ही पहला मैच मिल गया और उस तरह का दूसरा कोई मैच नहीं है तो वहीं पर हमको आंसर दे देना होता है, बाकी मैच करने की ज़रूरत नहीं है। प्रैक्टिस के लिए तुम चाहो तो मैच करते रहो, लेकिन आंसर तो आ चुका है हमारा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 22। बॉब ऑफ अ सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ 200 सेंटीमीटर, एक सिंपल पेंडुलम का बॉब है, इसकी लंबाई कितनी है, 200 सेंटीमीटर, इज रिलीज फ्रॉम हॉरिजेंटल पोजीशन। तो इसको पहले ऐसे हॉरिजेंटल पोजीशन पे लिया गया होगा और यहाँ से छोड़ दिया गया होगा। 10% ऑफ इट्स इनिशियल एनर्जी इज लॉस्ट ड्यू टू एयर रेजिस्टेंस। 10% एनर्जी मतलब यहाँ पर इसके पास कितनी एनर्जी है, यहाँ पर जब इसको रेस्ट से रिलीज किया गया तो जो भी इसका mgh है वही एनर्जी है इसकी टोटल एनर्जी, तो उस mgh में से 10% तो लॉस हो जाता है। तो कितना बचता है यहाँ पर, 90% बचता है। 10% गया तो बचा कितना, 90% ऑफ u ये बचा हुआ है, और यही 90% ऑफ u काइनेटिक एनर्जी होना चाहिए। आओ देखते हैं जरा क्या लिखा है। 10% of its initial energy is lost due to air resistance, then the speed of bob at the mean position is। यहाँ पर स्पीड कितना होगा, तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी तो 90% ऑफ यहाँ वाले पोटेंशियल एनर्जी के बराबर है। तो सॉल्व करके देखें जरा क्या आता है। काइनेटिक एनर्जी का मतलब हाफ mv² है, यहाँ पर ये हाफ mv² इज इक्वल टू 90% मतलब 90/100 ऑफ mgh, तो m इंटू जी इंटू हाइट कितना है 200 सेंटीमीटर, 200 सेंटीमीटर का मतलब 2 मीटर, तो m इंटू जी इंटू 2, कहाँ लिखूँ यार, 2 यहाँ लिख देता हूँ, जगह नहीं है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। तो ये 0 0 कैंसिल हो गया, ये जी को 10 ले लो, इससे ये कैंसिल हो गया, 9 इंटू 2 हो गया 18, ठीक है। m से m भी कैंसिल हो गया, 2 को उधर लेकर के जाओ तो v² इज इक्वल टू आ जाएगा 2 इंटू 9 इंटू 2। अब v आपको फाइंड करना है, तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर रूट हो गया 2, 9 का स्क्वायर रूट हो गया 3, 3 इंटू 2 हो गया 6। 6 कहाँ है, ए ऑप्शन, 6 मीटर पर सेकेंड। आई बात समझ में। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। अ ब्लॉक ऑफ सर्टेन मास प्लेस्ड ऑन अ रफ इंक्लाइंड प्लेन, एंगल बिटवीन प्लेन एंड हॉरिजेंटल इज 30 डिग्री। यही वाला इसी पिक्चर की बात हो रही है। ये हॉरिजेंटल प्लेन है, यहाँ से 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, इसके ऊपर ब्लॉक रखा हुआ है। कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक एंड काइनेटिक फ्रिक्शन 0.6 एंड 0.5, म्यू एस दिया है 0.6 और म्यू के दिया है 0.5। देन मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक इज, एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड क्या होगा, देखो जरा, इसका mg साइन थीटा इसको नीचे लाता होगा, साइन थीटा है साइन 30, साइन 30 होता है 1/2, मतलब इसके ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स कितना लग रहा है, mg/2 के बराबर। अब देखो जरा लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना होगा, क्या ये स्लिप करेगा कि नहीं करेगा, उसके लिए लिमिटिंग फ्रिक्शन से कंपेयर करना पड़ेगा। लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा आपका म्यू mg cos थीटा,
ठीक है। और म्यू दिया है 0.6 इंटू mg इंटू cos 30 हो जाएगा √3/2। तो देखो ये आ रहा है हमारा mg/2 इंटू 0.6 इंटू √3/2। ये 0.6 में √3/2 मतलब 1/2 से बड़े नंबर से तुम मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो ये 0.6 से भी बड़ा हो जाएगा, 0.6 mg से भी बड़ा हो जाएगा। और ये कितना है 0.5 mg है। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन आपका 0.5 mg जो ड्राइविंग फोर्स है उससे बड़ा है, तो ये स्लिप ही नहीं कर पाएगा। और जब स्लिप नहीं कर पाएगा तो एक्सेलरेशन हो जाएगा इसका 0। आई बात समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। अ शेल of mass m moving with velocity v breaks suddenly into two pieces. The part having mass m/3 remains stationary. Velocity of other part will be. हम बोल रहे हैं कि एक शेल था कोई m मास का, v वेलोसिटी से चल रहा था, सडनली दो पीस में टूट जाता है, तो एक m/3 है तो दूसरा ऑब्वियसली 2m/3 होगा। तो जब ये एक्सप्लोजन हो जाता है उसके बाद से वेलोसिटी ऑफ अदर पार्ट, पहला पार्ट तो रुक जाता है और दूसरे पार्ट का वेलोसिटी बताना है आपको। चलो ट्राई करो। तो आ जाइए, m मास था पहले इसका और ये चलता था v वेलोसिटी से, तो इनिशियल मोमेंटम था mv। बाद में m/3 वाला तो रुक गया, तो इसका मोमेंटम हो गया 0। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा रहा हूँ मैं। तो इनिशियल मोमेंटम था mv, फाइनल मोमेंटम में m/3 का एक टुकड़ा रुक गया तो उसका मोमेंटम 0। 2m/3 का दूसरा टुकड़ा v डैश स्पीड से चलने लगा, m से m कैंसिल हो गया, तो v डैश इज इक्वल टू कितना आ गया 3v/2। देखो कौन सा ऑप्शन है 3v/2, 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 3v/2 कहाँ है भाई? ये 3v/2, हाँ सही है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 में कह रहा है एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अ व्हील इज 70 रेडियन पर सेकेंड इफ द रेडियस ऑफ व्हील इज 0.5 लीनियर वेलोसिटी ऑफ द ऑन द रिम ऑफ द व्हील। ऐसे है कोई व्हील है, इसका ओमेगा दिया हुआ है और इसका v पूछ रहा है। हमको पता है v इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं r ओमेगा। ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हो गया। r दिया गया आपको 0.5 मतलब 1/2 इंटू ओमेगा कितना दिया गया है? ओमेगा दिया गया है 70। तो ये हो जा रहा है हमारा 35 मीटर पर सेकेंड। सही है। ट्वेंटी 25 का सेकेंड। देखिए डिस्टर्बेंस आ गया था। तो ये 0 तब हो सकता है जब P और Q सेम डायरेक्शन में हो, डिफरेंट डायरेक्शन में होंगे तो ये 0 हो ही नहीं पाएगा। तो इसका मतलब कि इस पॉइंट को अगर यहाँ पर रखा जाए तो Q का भी एक्सेलरेशन इधर, P का भी एक्सेलरेशन इधर, और दोनों का सेम मैग्नीट्यूड v²/r। तो एक्सेलरेशन ऑफ P विद रिस्पेक्ट टू Q निकालोगे तो AP माइनस AQ कर दोगे v²/r माइनस v²/r, और वो 0 हो जाएगा। और अगर वो 0 हो जाएगा तो फोर्स भी क्या हो जाएगा? 0। तो ये वाला पॉइंट P जो है जब ये C पर रहेगा तब ये ऐसा पॉसिबल है। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। 38 स्फेरिकल बॉडीज m and 5m of radii 2r radii r and 2r radii r and 2r released in free space with initial separation 12r। देखो ये ऐसे बोल रहा है कि दो पार्टिकल्स हैं, एक पार्टिकल है m मास का, इसका रेडियस है r, और दूसरा है 2r रेडियस का और इसका मास कितना दिया है? 5m मास दिया है। और दोनों के सेपरेशन बिटवीन देयर सेंटर्स, सेंटर टू सेंटर सेपरेशन है 12r का। ठीक, अब क्या करना है इनको? इफ़ दे अट्रैक्ट ईच अदर ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स देन डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय स्मॉलर बॉडी बिफोर कोलिजन
जब ये दोनों टकरा जाएंगे तो दोनों के सेंटर नहीं मिलेंगे, दोनों के सरफेस मिलेंगे। मतलब टकराने के लिए उनको ये डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, ये दूरी तय करना पड़ेगा। और ये दूरी कितना होगा, इस 12r में से r+2r 3r घटा दीजिए तो 9r डिस्टेंस ये ट्रेवल करेंगे, तब जाके ये टकरा जाएंगे। अब देखो ये ग्रेविटेशनल म्यूचुअल ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन की वजह से टकरा रहे हैं, तो हम लोग बोलेंगे नेट फोर्स 0 है, और नेट फोर्स 0 होता है तो एक रिलेशन हमने पढ़ा है m1x1 इज इक्वल टू m2x2। m1 है मास m, ये मान लो चलता है x, m2 है हमारा 5m, और ये कितना चलेगा 9r माइनस x, ये चलेगा। तो हमसे पूछा जा रहा है कि डिस्टेंस ट्रेवल बाय स्मॉलर बॉडी, मतलब ये x ही बताना है कि x कितना होगा। तो यहाँ देखो m से m कैंसिल हो जाएगा, x इज इक्वल टू 9 5 ज़ा 45 r माइनस 5x, इधर आएगा 6x इज इक्वल टू 45 r, या x इज इक्वल टू 45 बाई 6 r, 15 या 45 3 दूनी 4, 7.5 r आ जाएगा। ये 7.5 r ये वाला ऑप्शन है, सही है। चलो 39 बोल रहा है व्हाट परसेंटेज ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मूविंग पार्टिकल इज ट्रांसफर टू अ स्टेशनरी पार्टिकल व्हेन इट स्ट्राइक्स स्टेशनरी पार्टिकल ऑफ 5 टाइम्स मास। देखो एक मास है m, दूसरा मास है 5m। 5m बोला गया पहले स्टेशनरी था, और ये वाला चल रहा था मान लो u स्पीड से, दिया नहीं है कंसिडर कर लिया। जब ये टकराएगा, टकराने के बाद से इसको कितना एनर्जी ट्रांसफ़र कर देगा, हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन अगर एज्यूम किया जाए तो। हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन पहले तो E इज इक्वल टू 1 हो गया, मतलब वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। मान लीजिए कि टक्कर के बाद ये v1 स्पीड से चलने लगता है और ये 5m हमारा v2 स्पीड से चलने लगता है, तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन हो जाएगा, टक्कर के बाद आगे वाले की स्पीड बढ़ जाएगी v2 माइनस v1, टक्कर के बाद आगे वाले की स्पीड बढ़ गई v2 माइनस v1, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच हो जाएगा u माइनस 0, मतलब u। तो v2 माइनस v1 इज इक्वल टू u। हमें फाइंड क्या करना था, कितना v2 फाइंड करना है। तो एक काम करता हूँ मैं, v1 इज इक्वल टू फाइंड कर लेता हूँ, v1 इज इक्वल टू v2 माइनस u हो जाएगा, ये एक रिलेशन है। इसके बाद कहा जा रहा है ऑप्शन, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 में कहा जा रहा है कि व्हीकल ऑफ मास 200 kg मूव्स अलोंग लेवल्ड कर्व्ड रोड ऑफ 70 मीटर रेडियस, एंगुलर वेलोसिटी 0.2 रेडियन पर सेकेंड, सेंट्रीपिटल फोर्स। ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया। FC इज इक्वल टू mv² बाई r, सीधे आपको ये लगा देना है। मास दिया गया है 200 kg, v², अच्छा एक काम करो m ओमेगा² r लगाओ इसके जगह पे, क्योंकि ये ओमेगा दिया हुआ है ना हमको एंगुलर वेलोसिटी, तो m ओमेगा² r लगाइए। तो ओमेगा हो गया 0.2, 0.2 का मतलब 0.2 को हम लोग लिख सकते हैं 1/5 इंटू 1/5 इंटू रेडियस है 70। इस तरह से थोड़ा सा कैलकुलेशन करने से टाइम बचता है, फ्रैक्शन में कैलकुलेशन करने की कोशिश करना चाहिए। तो कितना हो गया 25 को 108, 8 से 56, 560 न्यूटन, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अ बॉडी ऑफ मास 2 kg begins to move under the action of time dependent force, ये फोर्स दिया हुआ है। पावर डेवलप्ड बाय द फोर्स एट टाइम t। तो देखो पावर के लिए हम लोग F इंटू वी लिखेंगे, है ना। F तो दिया है लेकिन V नहीं दिया हुआ है, यहाँ पर हमको मास दिया गया है। तो हम क्या करें कि जो F दिया है ना, F को हम लिख दें ma, ठीक है, ma लिख दिया जाए। और ये कितना दिया गया है 60 माइनस 60 आई कैप, सॉरी 60 आई कैप। मास का वैल्यू पुट कर देता हूँ मैं 2 इंटू एक्सेलरेशन, ये हो जाएगा 6t आई कैप प्लस 6t² जे कैप, यहाँ से वैल्यू मैंने उतार लिया है, ठीक है। अब 2 से इसको कैंसिल आउट करोगे और a को लिख दोगे तुम dv/dt, और 2 से कैंसिल आउट करोगे तो 2 से ये 3 टाइम्स में कैंसिल होगा, ये 3 टाइम्स में, तो ये हो जाएगा 3t आई कैप प्लस 3t² जे कैप, ये हो गया, सही है। अब इस dt को इधर लेकर के जाओ और इंटीग्रेट कर दो, तो dt को दूसरे साइड में ले जाके इंटीग्रेट करोगे तो क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन dv करेंगे
इंटीग्रेशन डी वी हो जाएगा वी, लिमिट रखेंगे तो देखो बिगिंस टू मूव, पहले शुरुआत में ही रुका हुआ था, तो डी वी का इंटीग्रेशन आएगा वी, फाइनल माइनस इनिशियल करोगे तो ये वी ही हो जाएगा क्योंकि यू ज़ीरो है यहाँ पर। और 3t को इंटीग्रेशन करोगे तो ये हो जाएगा 3t² प्लस 3t² को इंटीग्रेट करोगे, यहाँ पे आई कैप भी लिख लो, 3t² को इंटीग्रेट करोगे तो 3t³ वो बच जाएगा t³, 3 कैंसिल हो जाएगा, ये v आया है j कैप इतना, 3t² आई कैप प्लस t³ j कैप, ये वेलोसिटी आया। अब आपको करना है वेक्टर f डॉट वेक्टर v, वेक्टर f ये है 60 आई कैप 60² j कैप, तो आई कैप का आई कैप में मल्टीप्लाई करो, तो आई कैप है यहाँ पे 60 और यहाँ पर है 3t², तो हो जाएगा 60 इंटू 3t² प्लस j कैप है यहाँ पे 60², यहाँ पर j कैप है t³, तो 60² इंटू t³, आंसर कितना आया, ये कैंसिल हो जाएगा 9t³ प्लस 6t²। अब बोला गया है कि कौन सा कर रहे थे भाई, अच्छा ये वाला कर रहे थे। तो अब कहा जा रहा है कि कितना परसेंट ट्रांसफ़र होगा, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा देते हैं। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाओगे तो इनिशियल मोमेंटम है mu और फाइनल मोमेंटम है m इंटू v1 प्लस इसका मोमेंटम है 5m इंटू v2, सही है। तब देखो क्या होगा, m ये कैंसिल हो जाएंगे, u इज इक्वल टू आ जाएगा v1 प्लस 5v2, v1 की जगह पर रख दो v2 माइनस u, तो u इज इक्वल टू v2 माइनस u प्लस 5v2, ये इधर जाएगा तो 2u इज इक्वल टू 6v2, तो v2 इज इक्वल टू आ जाएगा u/3। इसके फॉर्मूले भी बहुत सारे बच्चे रट लेते हैं, मैं फॉर्मूला रटना पसंद नहीं करता हूँ इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ, ठीक है भाई। तो v2 इज इक्वल टू कितना हो गया, u/3। अब कितना ट्रांसफ़र हुआ, तो इनिशियल, अच्छा परसेंटेज में पूछ रहा है, ये भी ध्यान रखिएगा, तो पूछ रहा है कितना परसेंट ट्रांसफ़र हुआ, कितना परसेंट ट्रांसफ़र हुआ। मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, देखो पहले हाफ mu² था और ट्रांसफ़र कितना हो गया, हाफ इंटू, परसेंटेज ट्रांसफ़र निकालना, कितना फाइनल का इसका काइनेटिक एनर्जी निकालिए, हाफ इंटू मास है इसका 5m और वेलोसिटी है u/3, तो u/3 का स्क्वायर किए तो u²/9 डिवाइडेड बाई इनिशियली कितना था, हाफ mu², इसी को परसेंटेज में ज़रा कन्वर्ट करके देखते हैं क्या आता है। हाफ m से हाफ m कैंसिल हो गया, u² से u², 500/9, तो 9×5 = 45, 9×5 = 45, 55.555 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन है ये है 55.55, सही है। तो ऐसे करेंगे, पहले एक बार हम लोग E इज इक्वल टू 1 से एक रिलेशन बना लें, फिर एक बार कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से बना लें, फिर उसके बाद से कितना ट्रांसफ़र हुआ डिवाइडेड बाय इनिशियल कितना था इंटू 100, तो परसेंटेज ट्रांसफ़र निकल जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ डिपिक्ट्स द स्प्रिंग कांस्टेंट k वर्सेस नेचुरल लेंथ। तो हमको पता है कि नेचुरल लेंथ और स्प्रिंग कांस्टेंट k में क्या रिलेशन होता है, kl कांस्टेंट होता है, kl कांस्टेंट है मतलब k इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू l, k इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू l, ये हो जाएगा डी ऑप्शन। 41 बोल रहा है रोड इज बैंक्ड एट 30 डिग्री विद द ऑरिजेंटल फॉर नेगोशिएटिंग कर्व ऑफ रेडियस इतना, एट व्हाट वेलोसिटी कार एक्सपीरियंस नो फ्रिक्शन। अगर कोई फ्रिक्शन नहीं होता है उस समय के लिए वेलोसिटी होता है √rg tan थीटा। अगर इससे ज़्यादा वेलोसिटी हो जाता है तो बाहर की तरफ स्लिप करने की, मतलब ये इंक्लाइन से गाड़ी बाहर की तरफ स्लिप करना चाहता है, इससे कम हो जाता है तो अंदर की तरफ स्लिप करना चाहता है, तो इस पर किसी भी तरफ स्लिप करने की टेंडेंसी नहीं है। तो ये v बताना है आपको, तो v इज इक्वल टू हो जाएगा √r कितना दिया गया है 10√3 इंटू जी की जगह पर ले लीजिए 10 इंटू tan थीटा, 30 डिग्री दिया गया है तो tan थीटा हो गया 1/√3, ये कैंसिल हो गया, सॉरी √3 इंटू √3 कैंसिल हो गया, 10 इंटू 10 हो जाएगा 100 का स्क्वायर रूट 10 मीटर पर सेकंड। यहाँ किलोमीटर पर आवर में दिया है तो इसको 18/5 से मल्टीप्लाई कर लो तो किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉरी, तो ये आ गया आपका 36, ठीक है। 60 डिग्री को रेडियन में बदलो
टू फोर्सेज हैविंग मैग्नीट्यूड ए बाई ए एंड ए बाई टू परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ए बाई टू का होल स्क्वायर, ये हो गया 5√5a/2, ये हो जाएगा। कोऑर्डिनेट्स ऑफ पार्टिकल x दिया है, y दिया है, मोशन ऑफ द पार्टिकल यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड ऑन। चलो एक्सेलरेशन के बारे में हमको देखना पड़ेगा कि कैसा है, यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म है। तो यहाँ पर x और y अलग अलग दिए हैं, तो x से आपको vx निकल जाएगा, vx आ गया 2 का डिफ्रेंशिएशन 0, ये हो जाएगा 4, फिर ax निकल जाएगा, ax तो 0 आ गया। अब तो y से निकल जाएगा vy, डिफ्रेंशिएट करिए, 3t का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 3, टी स्क्वायर का हो जाएगा 2t, तो मतलब 8 × 2 16t, फिर ay निकालिए, ay हो जाएगा ये वाला 0 या 16, t का हो जाएगा 1, तो 16 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो नेट एक्सेलरेशन 16 ही हो जाएगा। पावर 5 9t³ + 6t⁵5, पहला ऑप्शन है, सही है। पहले आपने फोर्स से वेलोसिटी निकाला, फिर F.v कर दिया, ठीक है भाई, ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देख लीजिए। इफ़ अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, ट्रेवल्स 120 सेंटीमीटर इन 6 सेकेंड, व्हाट इज द एक्सेलरेशन। रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है, मतलब u = 0 हो गया, 6 सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट दिया है, तो Sn लगाओ, Sn = u + ½ a 2n-1, जहाँ पर u तो 0 ही है, रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है, और Sn दिया गया आपको 120 सेंटीमीटर, मतलब 120/100 मीटर लिख दे रहा हूँ, सारे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में देखो ऑप्शन है, = ½ × a × 2n-1, मतलब 2 × यहाँ पर 6 सेकेंड है ना, n की वैल्यू है 6, 2 × 6 - 1, तो 12 - 1 हो गया 11, तो ये आ जाएगा 12 × 2 डिवाइडेड बाई 10 × 11, तो ये आया आपका 24 डिवाइडेड बाई 110, 12/5 × 11, तो इसको अगर अप्रॉक्सीमेटली बराबर मान के काट दिया जाए तो 1/5 मतलब 0.2 के अराउंड कुछ आंसर आ जाएगा, और 0.2 के अराउंड ये है 0.218, सही है। थोड़ा सा अप्रॉक्सीमेशन लोगे जल्दी आ जाएगा, नहीं तो डेसिमल में कैलकुलेशन करते रह जाओगे। चलो यहाँ पर आ जाओ, इनिशियल वेलोसिटी ये दिया हुआ है, एक्सेलरेशन ये है, स्पीड पूछा है 10 सेकेंड के बाद, तो लगाइए v = u + at, लेकिन वेक्टर में लगाओ, v आपको फाइंड करना है, u है 3i कैप + 4j कैप + at, तो ये a है और ये t है, तो 10 से इसमें मल्टीप्लाई करते जाओ साथ में, 10 × 0.4 हो जाएगा 4i कैप, 10 × 0.3 हो जाएगा 3j कैप, सॉल्व करिए, 4 + 3 हो गया 7i कैप + 7j कैप। अब इसका अगर स्पीड पूछ रहा है तो इसका मैग्नीट्यूड निकालो, तो 7 √7² + 7² 7√2 आ जाएगा, सही है। चलो आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 30 में कह रहा है कि ब्लॉक्स और 2 ब्लॉक्स ऑफ मासेस 3 kg 1 kg और केप्ट इन कॉन्टैक्ट, ऐसे है, एक 3 kg 1 kg का ब्लॉक है, ये दोनों ऐसे कांटेक्ट में रखे गए हैं। क्या पूछ रहा है कि 10 न्यूटन का फोर्स लगाया गया लार्जर ब्लॉक के ऊपर, यहाँ पे 10 न्यूटन का फोर्स लगाया गया। एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम, तो एक्सेलरेशन हो जाएगा फोर्स, नेट फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास, 10/4 2.5 आ जाएगा, तो 2.5 के 2 ऑप्शन है। फिर क्या पूछ रहा है, व्हाट इज़ कॉन्टैक्ट फोर्स, तो कॉन्टैक्ट फोर्स के लिए देखो, ये 1 kg का ब्लॉक है और इसका एक्सेलरेशन है 2.5, और इसके ऊपर जो कांटेक्ट फोर्स है, ये 3 kg वाला जो फोर्स लगाता होगा उसी से आगे जाएगा, तो जो कांटेक्ट फोर्स है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, वही लग रहा है। तो R = लिख दीजिए ma, मास है 1, एक्सेलरेशन है 2.5, तो 1 × 2.5 2.5 ही आ गया, तो ये वाला है, कांटेक्ट फोर्स भी 2.5 और ये एक्सेलरेशन भी 2.5। 31, स्पीड ऑफ मोटर इंक्रीजेज यूनिफॉर्मली फ्रॉम 1200 RPM to 1800 RPM इन 20 सेकेंड, हाउ मेनी रिवॉल्यूशन। तुमको u दिया हुआ है, v दिया है,
और टाइम दिया हुआ है, और नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस का मतलब थीटा या एस पूछा जा रहा है, थीटा निकलता है तो उससे रिवॉल्यूशंस निकलते हैं। तो यू वी एस में आपको रिलेशन पता है, एस इज इक्वल टू यू प्लस वी बाई टू इंटू टी, एवरेज वेलोसिटी इंटू टाइम। वैसे ही अगर इसमें लगा दिया जाए रोटेशन में, मैं इसको थीटा बोल दे रहा हूँ, पहले चलता था ये 1200 आरपीएम से प्लस, बाद में हो जाता था 1800 आरपीएम डिवाइडेड बाई 2 इंटू टी। देखो ये रोटेशन पर मिनट है और मैं डायरेक्टली वैल्यू पुट कर रहा हूँ रोटेशन पर मिनट का, तो इस सेकेंड को भी आप मिनट में कन्वर्ट कर लीजिए, 20/60 मिनट, और जो आंसर आएगा वो रोटेशन में आ जाएगा, रोटेशन पर मिनट और ये मिनट। तो आंसर में जो भी आएगा सब कैंसिल हो जाएंगे, रोटेशन बच जाएगा, और वही आपको निकालना है, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस या नंबर ऑफ रोटेशंस। तो कैसे सॉल्व कर लोगे, देखो ये 0 0 कैंसिल हो गया, 2 2 कैंसिल हो गया, 18 और 12 हो गए आपके 3000 डिवाइडेड बाई 6, तो 6 पचे 30, 500। सही है, थोड़ा स्मार्ट और फास्ट कैलकुलेशन करना सीखिए। देखो एक वेक्टर बोला है ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, और बोल रहा है कि वेक्टर ए मेक्स एंगल थीटा विद द वाई एक्सिस। अब ये जनरली हमको थीटा एक्स एक्सिस से दिया रहता है, लेकिन यहाँ पर वेक्टर ए में वाई एक्सिस से थीटा दिया है, तो पूछ रहा है ए एक्स क्या होगा, ए वाई क्या होगा। तो ए वाई हो जाएगा तुम्हारा ए कॉस थीटा, और ये ए एक्स हो जाएगा तुम्हारा ए साइन थीटा, थीटा के साथ सटा हुआ कंपोनेंट कॉस और दूर वाला साइन। तो ए एक्स ए साइन थीटा हो जाएगा, कहाँ है ए एक्स ए साइन थीटा, ये है, ये है। ए वाई हो जाएगा ए कॉस थीटा यहाँ पर है, और इसमें माइनस ए कॉस थीटा दिया है, तो थीटा प्लस वाई एक्सिस से बन रहा है, तो यही वाला होगा। ठीक है, अगर वो माइनस वाई की तरफ इस वाले क्वाड्रेंट में होता तब माइनस ए कॉस थीटा आ जाता। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 पर आ जाइए। 20 न्यूटन एक्ट्स ऑन मास 10 kg फॉर 20 सेकेंड। एक 10 किलो का ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर फोर्स लग रहा है 20 न्यूटन का, और 10 सेकेंड तक लग रहा है, सॉरी 20 सेकेंड तक लग रहा है, 20 सेकेंड तक लग रहा है, 20 सेकेंड। चेंज इन मोमेंटम, तो ये कर लो ना, डेल्टा पी इज इक्वल टू एफ डेल्टा टी कर लो। फोर्स आपको पता है 20 और इंटू 20, यह आ गया 400। ठीक है, 400 डायरेक्ट आ जाएगा, एफ डेल्टा टी, जेपी थ्योरम, इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। चलो, बस मूविंग विद स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड ऑन अ स्ट्रेट रोड, स्कूटरिस्ट विश टू ओवरटेक अ बस इन 100 सेकेंड। एक बस है और पीछे एक स्कूटर वाला है, इन दोनों के बीच का गैप कितना है, 1 किलोमीटर, मतलब 1000 मीटर का गैप है, 1 किलोमीटर का गैप है, और बस चल रहा है हमारा 10 मीटर पर सेकेंड से, और स्कूटरिस्ट का स्पीड पूछा जा रहा है। जब ये स्कूटर से 1000 मीटर की दूरी पर है तो इसने ओवरटेक करना शुरू किया, और आपको एक्सेलरेशन नहीं दिया गया, मतलब ये मान के चलें कि स्कूटर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है, और 100 सेकेंड के अंदर इसको ओवरटेक करना है, टाइम भी गिवन है 100 सेकेंड, ये टाइम गिवन है। पूछ रहा है कि कितने स्पीड से ये चल रहा होगा। रिलेटिव से करो, देखो ये बस को क्या दिखाई देगा, बस को दिखाई देगा कि मेरे से 1000 मीटर की दूरी पर है, तो डिस्प्लेसमेंट हो गया 1000, 100 सेकेंड में मुझको पकड़ लेगा, टाइम हो गया 100, और इसके रिलेटिव इसका स्पीड देखो, स्पीड ऑफ स्कूटर विद रिस्पेक्ट टू बस, तो ये आ जाएगा स्पीड ऑफ स्कूटर माइनस स्पीड ऑफ बस। स्पीड ऑफ स्कूटर आपको फाइंड करना है, और बस का है 10, तो ये रिलेटिव स्पीड हो गया। ठीक है, अब रिलेटिव से करिए, डिस्प्लेसमेंट है हमारा 1000 इज इक्वल टू वेलोसिटी है, रिलेटिव वेलोसिटी v माइनस 10। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम है 100। अब इसी को सॉल्व करो तो देखो ये 0 0, ये 0 0 कैंसिल हो जाएंगे, 10 इज इक्वल टू आ जाएगा v माइनस 10, या v इज इक्वल टू आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। ये सही है, चलो आगे बढ़ो। 35 में बोल रहे हैं द वैल्यू ऑफ एंगल थीटा सच दैट एक्सेलरेशन a इज g/6 डाउनवर्ड, एक्सेलरेशन ऑफ a इज g/6, ये g/6 एक्सेलरेशन से नीचे की तरफ जा रहा है, तो ये भी g/6 से ऊपर की तरफ जा रहा होगा। तो क्या पूछा है, ये थीटा पूछ रहा है कि थीटा क्या होगा। तो देखो एक्सेलरेशन होता है
नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स, इसको कौन इधर लेकर के जा रहा है, इसको नीचे ले जाने वाला फोर्स है 2mg साइन 30। साइन 30 होता है 1/2, तो 1/2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, मतलब इसके ऊपर mg के बराबर फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ, और इसके ऊपर इस तरफ फोर्स लग रहा होगा जो रोक रहा होगा ऊपर जाने से। कितना फोर्स लग रहा होगा, mg साइन थीटा। अब एक्सेलरेशन में जो एक्सेलरेट कर रहा है फोर्स उसको पॉजिटिव, और जो रिटार्ड करने की कोशिश कर रहा है उसको नेगेटिव में ले लेते हैं। तो एक्सेलरेट करने वाला फोर्स है mg, रोकने वाला फोर्स है -mg साइन थीटा डिवाइडेड बाई टोटल मास। टोटल मास है 2m + m 3m, और ये जो a है, a कितना दिया गया है, a दिया गया है g/6, तो a को मैं लिख दे रहा हूँ g/6। ठीक है, तो देखो g यहाँ पर कॉमन आएगा, कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर m कॉमन आएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये 3 से 6 कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स में, तो इधर बचेगा 1/2 इज इक्वल टू, यहाँ पर बचा है 1 माइनस साइन थीटा। इसको सॉल्व करो, साइन थीटा इधर आ जाएगा तो प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 1/2 आ जाएगा 1/2, तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2, थीटा कितना हो जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट, पार्टिकल मूव्स विथ कांस्टेंट स्पीड v along a circular path of radius r। r रेडियस के सर्कल पर कांस्टेंट स्पीड v से चल रहा है। टाइम पीरियड इसका दिया गया है t, तो एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल अगर कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है तो एक्सेलरेशन इसका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ही होगा v²/r। ऑप्शन में r नहीं दिया गया है, नहीं दिया है, r दिया है किसी, कुछ ऑप्शन में v और t दिया है, कुछ में r और t दिया है, तो v²/r टाइप का तो कुछ है नहीं। r को ज़रा रिप्लेस करके देखते हैं कैसे होगा। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस चलेगा ये 2πr और स्पीड है इसका v, तो यहाँ से r कितना आ जाएगा, कैपिटल R लिख दे रहा हूँ सब जगह, r कितना आ जाएगा TV/2π। अब ये जो एक्सेलरेशन आ रहा था v²/r, इसमें अगर मैं TV/2π लिखूँ तो ये होगा v² डिवाइडेड बाई r के जगह पर TV/2π, TV/2π, तो ये 2π तो ऊपर चला जाएगा, v का एक पावर कैंसिल हो जाएगा, तो 2π ऊपर जाके 2πv डिवाइडेड बाई t बनेगा, 2πv डिवाइड बाई t, ये ऑप्शन है, सही है। चलो आगे बढ़ते हैं। अ पार्टिकल p इज रोटेटिंग इन हॉरिजेंटल सर्कल, बोल रहा है कि ये जो सर्कुलर मोशन है ये हॉरिजेंटल प्लेन में हो रहा है। अनदर पार्टिकल q इज मूविंग अलॉन्ग डायमीटर CA, एक पार्टिकल q है, q इधर चल रहा है और p पार्टिकल सर्कुलर मोशन में विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। अच्छा, इसका एक्सेलरेशन a दिया गया है, a इज इक्वल टू v²/r। ठीक है, अच्छा इसका भी तो एक्सेलरेशन v²/r होगा, लेकिन रेडियली इनवर्ड होगा, इसका एक्सेलरेशन रेडियली इनवर्ड होगा v²/r के बराबर। नेट फोर्स ऑन p एज ऑब्जर्व्ड बाय q इज 0, नेट फोर्स ऑन p एज ऑब्जर्व्ड बाय q इज 0। अगर फोर्स 0 है q के रेस्पेक्ट में तो एक्सेलरेशन भी 0 होना चाहिए, एक्सेलरेशन ऑफ p विद रेस्पेक्ट टू q 0। अच्छा, तो क्या बोल रहा है, व्हेन p इज एट पॉइंट। अच्छा, ऐसा कब होगा, p कहाँ पर होगा, जब एक्सेलरेशन ऑफ p विद रेस्पेक्ट टू q 0 होगा। तो देखो, अगर यहाँ पर है p या किसी भी पोजीशन पर p है, तो एक्सेलरेशन ऑफ p विद रेस्पेक्ट टू q जब हम करेंगे, वेक्टर में लिख दे रहा हूँ, तो AP वेक्टर माइनस AQ वेक्टर ये होगा, AP माइनस AQ ये होगा। और AP माइनस AQ अगर मैं करता हूँ तो डायरेक्शन जब तक P और Q का डिफरेंट रहेगा तब तक ये एक नॉन ज़ीरो वैल्यू आएगा, जब तक इनका डिफरेंट डायरेक्शन रहेगा तब तक ये ज़ीरो हो ही नहीं सकते हैं। ज़ीरो कब होंगे, जब दोनों के सेम डायरेक्शन होंगे, दोनों इक्वल वेक्टर होंगे, तब ऐसा हो पाएगा। देखिए डिस्टर्बेंस आ गया था। तो ये ज़ीरो तब हो सकता है जब P और Q सेम डायरेक्शन में हो, डिफरेंट डायरेक्शन में होंगे तो ये ज़ीरो हो ही नहीं पाएगा। तो इसका मतलब कि इस पॉइंट को अगर यहाँ पर रखा जाए तो Q का भी एक्सेलरेशन इधर, P का भी एक्सेलरेशन इधर, और दोनों का सेम मैग्नीट्यूड v²/r। तो एक्सेलरेशन ऑफ P विद रिस्पेक्ट टू Q निकालोगे तो AP माइनस AQ कर दोगे v²/r माइनस v²/r, और वो ज़ीरो हो जाएगा, और अगर वो ज़ीरो हो जाएगा तो फोर्स भी क्या हो जाएगा, ज़ीरो। तो ये वाला पॉइंट P जो है, जब ये C पर रहेगा तब ये ऐसा पॉसिबल है। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। 38, स्फेरिकल बॉडीज
m and 5m of radii 2r radii r and 2r radii r and 2r released in free space with initial separation 12r। देखो ये ऐसे बोल रहा है कि दो पार्टिकल्स हैं, एक पार्टिकल है m मास का, इसका रेडियस है r, और दूसरा है 2r रेडियस का, और इसका मास कितना दिया है 5m मास दिया है, और दोनों के सेपरेशन बिटवीन देयर सेंटर्स, सेंटर टू सेंटर सेपरेशन है 12r का। ठीक, अब क्या करना है इनको, इफ़ दे अट्रैक्ट ईच अदर ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स देन डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय स्मॉलर बॉडी बिफोर कोलिजन। जब ये दोनों टकरा जाएंगे तो दोनों के सेंटर नहीं मिलेंगे, दोनों के सरफेस मिलेंगे। मतलब टकराने के लिए उनको ये डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, ये दूरी तय करना पड़ेगा, और ये दूरी कितना होगा, इस 12r में से r + 2r 3r घटा दीजिए तो 9r डिस्टेंस ये ट्रेवल करेंगे, तब जाके ये टकरा जाएंगे। अब देखो ये म्यूचुअल ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन की वजह से टकरा रहे हैं, तो हम लोग बोलेंगे नेट फोर्स 0 है, और नेट फोर्स 0 होता है तो एक रिलेशन हमने पढ़ा है m1x1 = m2x2। m1 है मास m, ये मान लो चलता है x, m2 है हमारा 5m, और ये कितना चलेगा 9r - x, ये चलेगा। तो हमसे पूछा जा रहा है कि डिस्टेंस ट्रेवल बाय स्मॉलर बॉडी, मतलब ये x ही बताना है कि x कितना होगा। तो यहाँ देखो m से m कैंसिल हो जाएगा, x = 9 × 5 = 45 r - 5x, इधर आएगा 6x = 45 r, या x = 45/6 r, 15 × 45, 3 दूनी 4, 7.5 r आ जाएगा। ये 7.5 r ये वाला ऑप्शन है, सही है। चलो 39 बोल रहा है व्हाट परसेंटेज ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मूविंग पार्टिकल इज ट्रांसफर टू अ स्टेशनरी पार्टिकल व्हेन इट स्ट्राइक्स स्टेशनरी पार्टिकल ऑफ 5 टाइम्स मास। देखो एक मास है m, दूसरा मास है 5m बोला गया पहले स्टेशनरी था, और ये वाला चल रहा था मान लो u स्पीड से, दिया नहीं है कंसिडर कर लिया। जब ये टकराएगा, टकराने के बाद से इसको कितना एनर्जी ट्रांसफ़र कर देगा, हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन अगर एज्यूम किया जाए तो। हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन पहले तो E = 1 हो गया, मतलब वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन = वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। मान लीजिए कि टक्कर के बाद ये v1 स्पीड से चलने लगता है और ये 5m हमारा v2 स्पीड से चलने लगता है, तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन हो जाएगा, टक्कर के बाद आगे वाले की स्पीड बढ़ जाएगी v2 - v1, टक्कर के बाद आगे वाले की स्पीड बढ़ गई v2 - v1, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन = वेलोसिटी ऑफ अप्रोच हो जाएगा u - 0, मतलब u। तो v2 - v1 = u। हमें फाइंड क्या करना था, कितना v2 फाइंड करना है। तो एक काम करता हूँ मैं v1 = फाइंड कर लेता हूँ, v1 = v2 - u हो जाएगा, ये एक रिलेशन है। तो अब कहा जा रहा है कि कितना परसेंट ट्रांसफ़र होगा। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा देते हैं। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाओगे तो इनिशियल मोमेंटम है mu और फाइनल मोमेंटम है m × v1 प्लस इसका मोमेंटम है 5m × v2, सही है। तब देखो क्या होगा, m ये कैंसिल हो जाएंगे, u = आ जाएगा v1 + 5v2, v1 की जगह पर रख दो v2 - u, तो u = v2 - u + 5v2, ये इधर जाएगा तो 2u = 6v2, तो v2 = आ जाएगा u/3। इसके फॉर्मूले भी बहुत सारे बच्चे रट लेते हैं, मैं फॉर्मूला रटना पसंद नहीं करता हूँ, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ, ठीक है भाई। तो v2 = कितना हो गया u/3। अब कितना ट्रांसफ़र हुआ, तो इनिशियल, अच्छा परसेंटेज में पूछ रहा है, ये भी ध्यान रखिएगा, तो पूछ रहा है कितना परसेंट ट्रांसफ़र हुआ, कितना परसेंट ट्रांसफ़र हुआ। मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, देखो पहले हाफ mu² था और ट्रांसफ़र कितना हो गया, हाफ इंटू, परसेंटेज ट्रांसफ़र निकालना, कितना फाइनल का इसका काइनेटिक एनर्जी निकालिए, हाफ इंटू मास है इसका 5m
और वेलोसिटी है u/3, तो u/3 का स्क्वायर किए तो u²/9 डिवाइडेड बाई इनिशियली कितना था हाफ mu²। इसी को परसेंटेज में ज़रा कन्वर्ट करके देखते हैं क्या आता है। हाफ m से हाफ m कैंसिल हो गया, u² से u², 500/9 तो 9×5=45, 9×5=45, 55.555 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन है ये है 55.55, सही है। तो ऐसे करेंगे, पहले एक बार हम लोग E = 1 से एक रिलेशन बना लें, फिर एक बार कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से बना लें, फिर उसके बाद से कितना ट्रांसफ़र हुआ डिवाइडेड बाय इनिशियल कितना था इंटू 100, तो परसेंटेज ट्रांसफ़र निकल जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ डिपिक्ट्स द स्प्रिंग कांस्टेंट K वर्सेस नेचुरल लेंथ। तो हमको पता है कि नेचुरल लेंथ और स्प्रिंग कांस्टेंट K में क्या रिलेशन होता है, KL कांस्टेंट होता है। KL कांस्टेंट है मतलब K इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू L, K इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू L, ये हो जाएगा डी ऑप्शन। 41 बोल रहा है रोड इज बैंक्ड एट 30 डिग्री विद द ऑरिजेंटल फॉर नेगोशिएटिंग कर्व ऑफ रेडियस इतना, एट व्हाट वेलोसिटी कार एक्सपीरियंस नो फ्रिक्शन। अगर कोई फ्रिक्शन नहीं होता है उस समय के लिए वेलोसिटी होता है √rg tan थीटा। अगर इससे ज़्यादा वेलोसिटी हो जाता है तो बाहर की तरफ स्लिप करने की, मतलब ये इंक्लाइन से गाड़ी बाहर की तरफ स्लिप करना चाहता है, इससे कम हो जाता है तो अंदर की तरफ स्लिप करना चाहता है। तो इस पर किसी भी तरफ स्लिप करने की टेंडेंसी नहीं है, तो ये v बताना है आपको। तो v = हो जाएगा √r कितना दिया गया है 10√3 इंटू जी के जगह पर ले लीजिए 10 इंटू tan थीटा 30 डिग्री दिया गया है, तो tan थीटा हो गया 1/√3, ये कैंसिल हो गया, सॉरी √3 इंटू √3 कैंसिल हो गया, 10 इंटू 10 हो जाएगा 100 का स्क्वायर रूट 10 मीटर पर सेकंड। यहाँ किलोमीटर पर आवर में दिया है तो इसको 18/5 से मल्टीप्लाई कर लो तो किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉरी। तो ये आ गया आपका 36, ठीक है। 60 डिग्री को रेडियन में बदलो, टू फोर्सेज हैविंग मैग्नीट्यूड a and a/2 परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट √a² प्लस a/2 का होल स्क्वायर, ये हो गया 5 a/2, ये हो जाएगा। कोऑर्डिनेट्स ऑफ पार्टिकल x दिया है, y दिया है, मोशन ऑफ द पार्टिकल यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड ऑन। चलो एक्सेलरेशन के बारे में हमको देखना पड़ेगा कि कैसा है, यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म है। तो यहाँ पर x और y अलग अलग दिए हैं, तो x से आपको vx निकल जाएगा, vx आ गया 2 का डिफ्रेंशिएशन 0, ये हो जाएगा 4, फिर ax निकल जाएगा, ax तो 0 आ गया। अब तो y से निकल जाएगा vy, डिफ्रेंशिएट करिए, 3t का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 3, t² का हो जाएगा 2t, तो मतलब 8 × 2 16t, फिर ay निकालिए, ay हो जाएगा ये वाला 0 या 16, t का हो जाएगा 1, तो 16 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो नेट एक्सेलरेशन 16 ही हो जाएगा। हाँ देखो भाई क्या बता रहा था, हाँ तो इस x से vx निकल गया 4, ax आ गया 0, और y के हेल्प से एक बार डिफ्रेंशिएट किए vy आ गया, इसको एक बार डिफ्रेंशिएट करोगे ay आ गया। तो यहाँ से कांस्टेंट एक्सेलरेशन आ रहा है, नेट एक्सेलरेशन 16, तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड, यूनिफॉर्म मोशन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड, तो इन दोनों में से b और d में से कोई एक करेक्ट होगा। अब इसमें डिफरेंस क्या है, यहाँ पर बोल रहा है पैराबोलिक पाथ और यहाँ पर बोल रहा है स्ट्रेट लाइन पाथ। पाथ कैसे पता चलता है, पाथ हमको पता चलता है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी से, और इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी क्या होता है, x और y में रिलेशन। देखो यहाँ पर y = गिवन है हमको 3t, y = है 3t प्लस 8t², और यहाँ से अगर हम t के वैल्यू निकालते हैं x = 2 + 4t, यहाँ से अगर t के वैल्यू निकालते हैं तो x - 2/4 आ जाएगा, और जब t का वैल्यू निकालोगे x का 1 पावर होगा उसमें, और जब यहाँ पर रखोगे तो स्क्वायर होने की वजह से x का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर y होगा और यहाँ पर x का स्क्वायर होगा, तो ये पैराबोलिक पाथ आ जाएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन पैराबोलिक पाथ को रिप्रेजेंट करता है, तो ये डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, सही है। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ दिया हुआ है और डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 3 सेकेंड पूछ रहा है। आप देखना ध्यान से, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का एरिया हमको चेंज इन वेलोसिटी बताता है। एक्सेलरेशन से हम डायरेक्ट डिस्टेंस पे नहीं पहुंच सकते हैं, एक्सेलरेशन से पहले वेलोसिटी, फिर वेलोसिटी से डिस्टेंस में जा सकते हैं। तो यहाँ से at से डायरेक्ट तो पहुंचा नहीं जा सकता है, करेंगे क्या, पहले इसके हेल्प से हम लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाएंगे। कैसे बनेगा, देखो इनिशियल वेलोसिटी 0 दिया होगा, एक बार पढ़ते हैं, स्टार्ट्स, इफ इट स्टार्ट्स एट t = 0, u 0 है,
एक्सेलरेशन है 2, 0 से लेके 1 सेकंड तक लगातार 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन रहा, तो वेलोसिटी कितना आ जाएगा, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी 2 इंटू 1 सेकेंड, तो वेलोसिटी आ गया 2 मीटर पर सेकेंड। मतलब t इज इक्वल टू 0 पर, अगर मैं वी टी ग्राफ बनाने की कोशिश करूँ यहाँ से, तो t इज इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी था 0 और t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पर वेलोसिटी हो जा रहा है 2। मैं थोड़ा सा एक बड़ा ग्राफ बनाता हूँ, देखो यहाँ बना रहा हूँ मैं। t इज इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी 0 और t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पर वेलोसिटी हो जाएगा हमारा 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब यहाँ पर 1 से 2 तक एक्सेलरेशन 0 है। एक्सेलरेशन 0 होने का मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा, तो 1 से 2 तक वेलोसिटी कांस्टेंट। और फिर देखिए जितना एक्सेलरेशन है सेम उतना ही रिटार्डेशन है, यहाँ पर +2, यहाँ पर -2 और 1 सेकेंड तक। तो 1 सेकेंड में जितना वेलोसिटी बढ़ा होगा, अगले ये 2 से 3 सेकेंड वाला जो 1 सेकेंड का ड्यूरेशन है, उतना ही वेलोसिटी घटेगा और ये 0 हो जाएगा। तो टोटल मोशन इसका हुआ 3 सेकेंड तक और ये इसका हो गया वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब वी टी ग्राफ का एरिया निकाल लो तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन मोशन है वही डिस्टेंस हो जाएगा, तो इसका एरिया निकालने से आंसर आ जाएगा। एरिया कैसे निकलेगा, ये ट्रेपेजियम है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ये हो गया 3 और ये हो गया 1, 3 + 1 इंटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स, ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, कैंसिल हो गया, 3 + 1 4 आंसर आ जाएगा इसका। तो 4 कौन सा ऑप्शन है, ये 4 ऑप्शन आ गया, 4 आंसर आ गया। ठीक है, तो ये 45 क्वेश्चन हमारे हो गए इस टेस्ट के।